द कारगिल वॉर। वो वॉर्स जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान कितने अलग हैं पूरी दुनिया को समझा दिया। बट इस जीत में खुशी कम और दुख ज़्यादा था, बिकॉज इंडिया लॉस्ट मोर देन 500 सोल्जर्स। पाकिस्तानी अटैक क्यों और कैसे किया? अब सवाल है कि भारत को इस चीज़ की भनक क्यों नहीं लगी। सेटबैक आया बाय द इंटेलिजेंस एजेंसी लाइक IB and RAW, which led to a major security lapse. वेल ये लूप हुआ सिर्फ इंटेलिजेंस ही नहीं बल्कि डिफेंस में भी था, बट कुछ टॉप लेवल ऑफिसर्स की गलती सब पर भारी पड़ गई। That the Indian PM went to Pakistan was a big thing and a big mistake too. एंड ये तो इस टाइम तक इंडियन आर्मी को पता भी नहीं था कि दुश्मन की इन्फिल्ट्रेशन कितने बड़े स्केल पर चल रही थी। अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक फेलियर हो सकती थी। और सिर्फ मैं ही नहीं, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कारगिल वॉर देखी है, वुड अग्री टू दिस। एक और शख्स जिन्होंने अगर कुछ अलग डिसीजन लिए होते तो शायद आज 500 से ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स जिंदा होते। ये बात है 3 मई 1999 की, जब कारगिल सेक्टर में रहने वाले एक शेरपा ताशी न्यामगाल अपनी याक ढूंढने निकले। 5 किलोमीटर की सर्च के दौरान वो अपनी दूरबीन से जुब्बर लाकबा स्ट्रीम के आसपास की लैंड को स्कैन कर रहे थे, जब उन्होंने कुछ अनयूजुअल देखा। पहाड़ों की ऊंचाई पर 6 फुट के लंबे फौजी गन के साथ खड़े थे एंड पहाड़ों पे बंकर्स बना रहे थे। अब इस सेक्टर में बंकर्स बनाना तो आम बात थी, बट अनयूजुअल ये था कि वो फौजी इंडियंस नहीं थे। दे वर पाकिस्तानीज विद गन्स एंड आर्म्स एंड एम्युनिशंस, और वो भारत की मिट्टी पर खड़े थे। ये बात जब ताशी जी को समझ आई तो वो फटाफट अपने गांव पहुंचे एंड उन्होंने अपने नियरेस्ट आर्मी कैंप को अलर्ट किया। और इस इंसिडेंट के कुछ ही समय बाद शुरू हुई द कारगिल वॉर। देखिए, कारगिल वॉर को समझने से पहले कारगिल सेक्टर का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस समझना जरूरी है। ये वॉर वाला एरिया 3 मेजर हिस्सों में डिवाइडेड है। इसकी ऊपरी तरफ है बैटालिक, बीच में है कारगिल एंड निचले हिस्से में है टाइगर हिल्स। LOC से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर सिचुएटेड इस सेक्टर में काफ़ी ऊंची पहाड़ियाँ हैं एंड यहाँ अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक -48 डिग्री तक टेम्परेचर गिरता है, जिसकी वजह से यहाँ घनी बर्फ रहती है। अब समझने वाली बात यह है कि इन पहाड़ियों के जस्ट पास है NH1, वो हाईवे जो श्रीनगर को लद्दाख से एंड मोस्टली सियाचिन से जोड़ती है। नाउ सियाचिन को अगर समझे तो इट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड एंड ये एरिया सिर्फ जोग्राफिकली ही नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिकली भी इंडिया के पास होना ज़रूरी है। द रीज़न इज इट्स क्लोजनेस टू पाकिस्तानी एंड चाइनीज़ LOC, जिसकी वजह से यहाँ की पीक्स दोनों एरिया को मॉनिटर करने में काफ़ी हेल्प करती है। अगर पाकिस्तान NH1 का कंट्रोल ले लेता तो भारत का सियाचिन से कनेक्शन कट जाता। उनका प्लान सिर्फ सियाचिन में बैठना नहीं था, बल्कि टाइगर हिल, बैटालिक और कारगिल के आसपास के पॉइंट्स को कैप्चर करके NH1 को ब्लॉक करना था, ताकि फ्यूचर में चाइना और पाकिस्तान के बीच में डायरेक्ट मिलिट्री सप्लाई लाइन बन सके। इन शॉर्ट, उनका मकसद था भारत की कम्युनिकेशन रूट को काटना, प्रेशर बिल्ड करना और सियाचिन को इनडायरेक्टली आइसोलेट करना। अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक फेलियर हो सकती थी। नाउ बिफोर वी अंडरस्टैंड कि 3 मई के बाद क्या हुआ, ये समझते हैं कि पाकिस्तानी अटैक क्यों और कैसे किया। तो कहानी शुरू होती है 1950 से, जब कोल्ड वॉर के दौरान पाकिस्तान और US के रिलेशंस काफ़ी स्ट्रांग हो गए थे। इस दौरान दोनों कंट्रीज़ ने एक न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए अग्री किया, जिसके चलते US ने पाकिस्तान को ट्रेनिंग और रिसोर्सेज प्रोवाइड किए टू मेक देयर वेपन्स। बट दिस सो कॉल्ड फ्रेंडशिप एंडेड इन 1972। नाउ प्रोग्राम एंड होने से जस्ट पहले ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1971 की वॉर हुई थी एंड पाकिस्तानियों के अंदर हार की फ्रस्ट्रेशन थी, स्पेशली इन द आर्मी। अब ऊपर से पार्टनरशिप खत्म होना भी पाकिस्तान के डिफेंस फोर्सेस के लिए एक बड़ा सेटबैक बना। इस इंसिडेंट के कुछ ही समय बाद एक और बड़ा सेटबैक तब आया जब 1974 में भारत ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट यानी पोखरान 1 को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। जहां भारत खुशी मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में पावर डायनेमिक्स चेंज हो रहे थे, बिकॉज दे वर लूजिंग एवरी बैटल। अब ये कोई माने ना माने, पाकिस्तान को उसकी आर्मी चलाती है एंड काफ़ी टाइम से ऐसा होता आ रहा है। इवन इन 1977 जुल्फिकर अली भुट्टो, जो दूसरी बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, अपने देश की मिलिट्री के द्वारा ही बेरहमी से हटा दिए गए थे। प्लस 1971, 1972, 1974 पाकिस्तान के लिए काफ़ी ख़राब रहे, बट 1984 में जो हुआ उसने पाकिस्तानियों को फेलियर का एक अलग ही लेवल दिखा दिया।
सो 1983 में ऑपरेशन अबाबिल के चलते पाकिस्तानियों ने सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा जमाना चाहा, बट ऑपरेशन की प्लानिंग स्टेज में ही इंडिया गॉट अ हिंट एंड 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर को पहले कैप्चर कर लिया। अब पाकिस्तानी आर्मी के फेलियर्स वर एविडेंट एंड इसी वजह से मिलिट्री के अंदर कुछ ऐसे ऑफिसर्स थे जिन्हें चाहिए था बदला, बट गवर्नमेंट उन्हें क्लियरेंस नहीं दे रही थी। एंड सो 1998 में व्हेन पाकिस्तान टू बिकेम अ न्यूक्लियर स्टेट, परवेज मुशर्रफ बिकेम द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तब जाके इस प्लान को क्लियरेंस मिली एंड पाकिस्तान बिगैन इट्स मिशन टू रिकैप्चर सियाचिन ग्लेशियर। से सुनने में ये चाहे जितना मर्जी सिंपल लगे, बट द प्लान वाज नॉट टू टेक अवे द सियाचिन ग्लेशियर, क्योंकि इससे पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया के सामने बुरा बनता। इंस्टेड उन्हें भारत पर इतना प्रेशर बनाना था कि ये मैटर इंटरनेशनल बन जाए एंड द एरिया बिकम्स मॉनिटर्ड। इस टैक्टिक से इंडियन आर्मी के हाथ से सियाचिन का रीजन चला जाता एंड चाइना की हेल्प से फ्यूचर में इस रीजन पर कब्जा करना इजी हो जाता। फिर क्या, पाकिस्तान ने अपने टॉप नॉर्दर्न लाइट इन्फैंट्री के ऑफिसर्स को कैमोफ्लेज करके भेजा। इस मिशन के बारे में इंडियंस को तो 3 मई को पता चला, बट उनकी प्रिपरेशन कई महीनों से चली आ रही थी। दे वर कलेक्टिंग आर्म्स एंड एम्युनिशन, फूड सप्लाईज एक्सेट्रा। अब सवाल है कि भारत को इस चीज़ की भनक क्यों नहीं लगी। इसके 2 रीजंस थे। फर्स्ट, द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आफ्टर द शिमला अग्रीमेंट। दिस बेसिकली मीन्स कि 1972 में जब इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच एक पीस ट्रीटी साइन हुई, जिसके अकॉर्डिंग दोनों कंट्रीज को LOC का रिस्पेक्ट करना था। एंड अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग थी कि सर्दियों के दौरान जब कारगिल पर -48 डिग्री तक टेम्परेचर गिर जाता है, तब दोनों कंट्रीज के सोल्जर्स अपनी अपनी पोस्ट छोड़कर LOC के पीछे आ जाएंगे। एंड व्हाइल इंडिया वाज फेथफुल टू दिस पैक्ट, मुशर्रफ हैड डिफरेंट प्लान्स। सेकेंडली, एक बड़ा सेटबैक आया बाय द इंटेलिजेंस एजेंसी लाइक IB एंड रॉ। इसके कई रीजंस थे, जैसे कि द हायरार्किकल फॉल्ट। सो द IB एंड रॉ रिपोर्टेड डायरेक्टली टू द PM, who then acted upon the information। बट इस केस में दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इंफॉर्मेशन एक्सेस तो करी, बट उसे सही से इंटरप्रेट नहीं किया, विच लेड टू अ मेजर सिक्योरिटी लैप्स। एंड ये तो इस टाइम तक इंडियन आर्मी को पता भी नहीं था कि दुश्मन की इन्फिल्ट्रेशन कितने बड़े स्केल पर चल रही थी। आई एग्री, हमारे डिफेंस फोर्सेस का अनप्रिपेयर्ड होना कुछ लेवल तक अंडरस्टैंडेबल भी था, बिकॉज उसी साल फरवरी में लाहौर एग्रीमेंट साइन किया गया था। इस एग्रीमेंट में कुछ चीज़ें इंक्लूडेड थी, जैसे दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स का सेफ एंड ऑथराइज यूज़ करेंगी। सेकेंड, बेटर बायलैटरल रिलेशंस मेंटेन करेंगी एंड साउथ एशियन रीजन के डेवलपमेंट में सहयोग करेंगी। कश्मीर में पीस मेंटेन करेंगी। भारत के लोगों के लिए सिर्फ ये अग्रीमेंट ही शॉकिंग नहीं था, बल्कि द फैक्ट दैट द इंडियन PM वेंट टू पाकिस्तान वाज अ बिग थिंग एंड अ बिग मिस्टेक टू, क्योंकि इंडिया लॉस्ट सोल्जर्स नॉट बिकॉज हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट बिकॉज गवर्नमेंट को समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। दे वर शॉक्ड कि 3 महीने में पाकिस्तान शिमला अग्रीमेंट और लाहौर अग्रीमेंट को कैसे वॉयलेट कर सकता था। एंड इसी पॉलिटिकल मैसअप को समझते समझते कई सोल्जर्स शहीद हो गए। और फिर 10 मई 1999 को ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया। इस बार सिर्फ टेरिटरीज को सिक्योर करने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान को एक ऐसा जवाब देने के लिए जिसे वो कभी ना भूल पाए। आज सबको पता है कि हमारे लिए वॉर का अंत अच्छा था, बट इस जीत में खुशी कम और दुख ज़्यादा था, बिकॉज इंडिया लॉस्ट मोर देन 500 सोल्जर्स। वो सोल्जर्स जिनकी जान शायद बचाई जा सकती थी, वो सोल्जर्स जिन्होंने ऐसा टॉर्चर झेला जो हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। हीरोज लाइक कैप्टन सौरभ कालिया, सिपाही अर्जुन राम, भनवर लाल बगारिया, भीका राम, मूला राम एंड नरेश सिंह सबसे पहले प्रिजनर्स ऑफ वॉर बने। उस टाइम कहाँ कहाँ दुश्मन बैठा है उसको समझने के लिए एरिया की पेट्रोलिंग जरूरी थी। लैंड पर आर्मी और आसमान में एयरफोर्स अपने सॉर्टी के लिए जाती थी टू एक्सेस वेयर द एनिमी वाज। तो इन्हीं में से एक पेट्रोलिंग के दौरान 15 मई 1999 को पाकिस्तान आर्मी ने कैप्टन सौरभ कालिया की टीम को किडनैप कर लिया और 22 दिन तक टॉर्चर किया और 9 जून को उनकी बॉडीज वापस कर दी गई। जब इनकी बॉडीज वापस आई तो उनके शरीर पे सिगरेट्स के जली निशान थे, उनके ईयर ड्रम्स हॉट रॉड से पियर्स करे हुए थे, उनके दांत और हड्डियां तोड़ दी गई थी, उनके स्कल्स को फ्रैक्चर किया गया था, आईज वो पंचर्ड एंड चीज़ें जो मैं बोल भी नहीं सकती। द वर्स्ट पार्ट वाज ऑटोप्सी में क्लियर हुआ कि ये सारा टॉर्चर इनको जान से मारने के पहले किया गया था। मतलब जब ये सब इनके साथ हुआ तब वो जिंदा थे। आज कारगिल वॉर तो हमने जीत ली,
बट द क्वेश्चन इज, क्या ये वॉर इग्नोर की जा सकती थी? वेल, ये लूपहोल सिर्फ इंटेलिजेंस ही नहीं बल्कि डिफेंस में भी था। One of the main culprits who delayed the success in Batalic and Kargil sector was 15 Corps Commander Lieutenant General Kishan Pal. While discussing the situation with Brigadier Devendra Singh in the early days of intrusion, उन्होंने सिंह की 600 के अराउंड पाकिस्तानी फोर्सेस के होने की वार्निंग को इग्नोर किया एंड इंस्टेड ये कहा कि उस एरिया में सिर्फ 40 to 50 पाकिस्तानी ट्रूप ही थे। इसी वजह से बटालिक सेक्टर में इनिशियली ना उन्हें ज़्यादा रिसोर्सेज मिली ना ज़्यादा सोल्जर्स। एलजी किशन पाल का नाम तब भी उठा व्हेन ब्रिगेडियर सुरेंद्र के पाकिस्तानी सोल्जर्स के एस्टिमेशन को भी उन्होंने इग्नोर कर दिया। देखिए, ब्रिगेडियर्स के बटालियन यानी ग्रुप के सोल्जर्स को लीड कर रहे थे इन द कारगिल सेक्टर, और काफ़ी सालों से इस एरिया में होने की वजह से इन्हें यहाँ की टेरेन की काफ़ी अच्छी नॉलेज भी थी। व्हेन किशन पाल टुक इट लाइटली एंड डिक्लाइन द क्लेम, तो उन पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, बट इनकी बटालियन के लोग शहीद हो गए। आप किसी भी ऑफिसर से पूछिए उनकी बटालियन कितनी इंपॉर्टेंट होती है उनके लिए, एंड यू विल गेट एन आंसर लाइक दिस। सो एज अ फौजी, फैमिली कभी मेरे दिमाग में नहीं आई, नेवर। इट इज़ ओनली अबाउट द बटालियन एंड द टास्क, कि जो हमको टास्क मिला है वो कैसे पूरा करना है। 11 साल की सफरिंग के बाद देवेंद्र सिंह ने अपनी लीगल बैटल 2010 में जीती। वहीं दूसरी तरफ सुरेंद्र सिंह आज तक एक लीगल बैटल लड़ रहे हैं टू गेट हिज डिग्निटी बैक, टू प्रूव टू द वर्ल्ड कि कारगिल वॉर को कई लेवल तक कंट्रोल किया जा सकता था। बट कुछ टॉप लेवल ऑफिसर्स की गलती सब पर भारी पड़ गई। मोरओवर द मीडिया एंड जर्नलिस्ट लाइक बरखा दत्त भी एंटी नेशनल की लिस्ट में पूरे इंक्लूडेड है। और सिर्फ मैं ही नहीं, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कारगिल वॉर देखी है, वुड अग्री टू दिस। ये वही जर्नलिस्ट है जिन्होंने हीरोइक ऑफिसर विक्रम बत्रा का इंटरव्यू लिया था, एंड ये वही जर्नलिस्ट है जिनकी वजह से वॉर जोन में ऑफिसर्स की लोकेशन एक्सपोज हुई, लीडिंग टू देयर डेथ। हम वर्क इज रिनाउंड टुडे, बट कोई उनके वॉर जोन के डिजास्टर के बारे में कैसे भूल सकता है? जनरल मलिक जो कारगिल के दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने अपनी बुक में मेंशन किया हाउ बरखा दत्त रिवील्ड क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग हर लाइव कवरेज। उन्होंने अपने साथ एक सैटेलाइट फोन भी कैरी किया था, जिसकी वजह से सोल्जर्स की लोकेशन एक्सपोज हो गई थी, बट नोबडी टुक दिस लीगली। लास्टली, एक और शख्स जिन्होंने अगर कुछ अलग डिसीजन लिए होते तो शायद आज 500 से ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स जिंदा होते, एंड दैट वाज प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी एंड हिज बिहेवियर टुवर्ड्स पाकिस्तान। उनके इंटेंशन सही थे, वो एक दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे, बट सिर्फ एक तरफा दोस्ती नहीं चलती, एंड वो ये चीज़ नहीं समझते थे। इवन व्हेन जनरल वीपी मलिक ने एज अ लास्ट रिजॉर्ट एलओसी क्रॉस करने की परमिशन मांगी, द देन पीएम डिड नॉट अलाउ द आर्मी और द एयरफोर्स टू क्रॉस द एलओसी। ये फैसला कई लोगों की नज़र में एक बहुत बड़ी चूक थी। बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि वाजपेयी जी अपने देश के साथ एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़े रहे। वहीं मुशर्रफ ने अपने देश के जवानों की बॉडी लेने से भी मना कर दिया था। उनका जो भी सोल्जर हमारी तरफ रह गया, उन्होंने उसे पहचानने से भी मना कर दिया। आज देश दिलजीत दोसांझ और हानिया आमिर को लेकर एक बड़े डिवाइड पर है, जहाँ कुछ लोगों का कहना है कि आर्ट हैज़ नो बाउंड्रीज, वहीं कुछ लोग नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। बट इन सबके बीच हमारा उन जख्मों को याद करना ज़रूरी है, वो वॉर्स जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान कितने अलग हैं पूरी दुनिया को समझा दिया। टुडे ऑन द ओकेजन ऑफ कारगिल विजय दिवस, उन लाइफ्स के लिए प्रे करना ज़रूरी है दैट वर लॉस्ट इन दिस वॉर। द ब्रेव हार्ट्स फ्रॉम ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफ़ेद सागर एंड ऑपरेशन तलवार, जिन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करी ताकि आप और मैं चैन की नींद सो सकें। जय हिंद।